45 मिनट आपको डेली लिखना होता है, तो टाइम का कहीं ना कहीं बर्बादी है। एक दिन 45 मिनट देना तो ठीक है, लेकिन डेली डेली 45 मिनट देना बेकार है। तो अगर चाहो तो प्रिंट करा लो बढ़िया से, पूरा तो बन जाता है कंप्लीट, उसको प्रिंट करा लो। अगर लेकिन प्रिंट जब कराना है जब जैसे इसमें लिखा रहता है एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट उतारते हो तो एग्जैक्ट उतारते हो, अपना कोई बदलाव नहीं करते हो, तब प्रिंट करा लो। अगर बदलाव करते हो, जैसे बहुत कोई का आदत होता है, हम लोग का आदत है कि हम लोग जो टीचर का नोट्स हो में बदलाव कर देते थे, बहुत जगह अपना हिंदी में लिख देते थे पूरा लैंग्वेज, क्योंकि हमको समझने के लिए, है ना, कहीं पे कुछ पॉइंट लगा देते थे, कुछ हटा देते थे। तो अगर बदलाव करते हो थोड़ा बहुत भी अपने हिसाब से, तब मत कराओ प्रिंट। अगर बदलाव नहीं करते हो, एकदम एग्जैक्ट उतार देते हो, तो चुपचाप प्रिंट करा लो, कोई फायदा नहीं है। और प्रिंट करा लोगे तो देखो 20 से 30 रुपया जाएगा। 30 रुपया में तुम कम से कम 45 इंटू तुम 10 कर लो तो 450 मिनट बचा लोगे तुम, जो कि 7-8 घंटा होता है। और 7-8 घंटा मतलब डेली 1-1 घंटा भी अगर तुम दे दिए रिवीजन करने में, तो 7-8 घंटा में हमको लगता है एक चैप्टर आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। समझ में आया बात? तो शनिचर को टेस्ट भी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, संडे को टेस्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 7 बजे से, ठीक है। तो संडे को टेस्ट है, तो फिर उसका तैयारी भी करना है, तो आज से ही स्टार्ट कर दो। हमेशा क्लास के बाद, क्लास तो तुम्हारा 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्या चीज समझ में नहीं आएगा? कहीं नहीं आएगा समझ में। एक चैप्टर करा के देख लो एवोल्यूशन का, और नहीं आया है एवोल्यूशन का तो फिर अगले चैप्टर से लिखना स्टार्ट कर देना। तुमको जैसा ठीक लगे, ठीक है, हम बस यही बोलेंगे, जिसको जिस हिसाब से ठीक लगे वो करे। क्योंकि अब जो समय है सितंबर आ गया बाबू, वही टाइम को आपको बचाकर लिखने वाले टाइम को आप इंग्लिश पे दीजिए। आने वाला है ना सितंबर को दिन में, तो तुमको क्या करना है, उसी टाइम को बचाकर इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। समझ में आया बात? फिर और भी सब्जेक्ट है तुम्हारा तीनों, तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रिवीजन के लिए, तो कोशिश अब लग जाओ कि कैसे हम समय को बचा पाए, कहाँ लिखे कहाँ ना लिखे, कैसे करें मैनेज। समझ में आया बात? और जल्दी से ऑर्गेनिक खत्म हो गया, इनऑर्गेनिक भी लपेटो, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी जल्दी जल्दी खत्म करो, लगभग 15 दिसंबर तक कोशिश करके सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 1.5 महीना आपको बचाना होगा अपने रिवीजन के लिए एटलीस्ट, लेकिन उसके बीच बीच में भी रिवीजन होते रहना चाहिए। अगर रिवीजन बीच बीच में ना किया और लास्ट के अगर 1.5 महीने में आप कॉपी खोलना चाहते हैं कि लाओ अब हम शुरू से रिवीजन करेंगे, तो हम गारंटी कह रहे हैं कि आप जब पहला पेज खोलिएगा तो आपको बहुत सारा चीज याद ही नहीं रहेगा कि आप पढ़ा क्या था। फिर आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और रटना बहुत मुश्किल होता है। अगर समझा हुआ है तो रटना आसान है, समझा हुआ है तो उसको पढ़ के याद करना बहुत आसान है, लेकिन अगर समझा हुआ बहुत अच्छे से नहीं है तो उसको आपको रटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया बात? तो अभी से भी कॉपी डेली खोलते रहो, पीछे से रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दो। समझ में आया? अभी कुछ का करो चाहे नहीं करो, बायोलॉजी का करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे बायोलॉजी में तो चाहिए मार्क्स बढ़िया, इसीलिए हम बोल रहे लिखना बंद कर दो, हमको नोट्स चेक कर मत करो तुम, लेकिन हमको स्कोर करके दो। समझ में आया बात? चलो, तो आज से पहले क्या करना है, क्लास के बाद कम से कम तुम लोग को 8:45 9 बजे तक यहाँ रहना है, 9 बजे यहाँ से जाना है। तुम्हारा 7:45 8 बजे के आसपास क्लास खत्म हो जाता है। 1 घंटा बैठ के डेली लिखना नहीं है, रिवीजन करना बायोलॉजी, उसके बाद आप घर चल जाइए। उसके बाद बायोलॉजी आप दिन भर में पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, आपका उतना में काम हो जाएगा अगर अभी से करते हैं तो, ठीक है। बाकी दिन भर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाइए। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं और बहुत जगह अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो कितना बड़ा चैप्टर हो तुम लोग को पता ही है, लगभग 25 से 26 लेक्चर गया है, हम लेक्चर काउंट किए हैं तो लगभग 25 लेक्चर गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसमें एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ लाइट की वजह से, बाकी सब लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा अपलोड, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशन एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है मेरे हिसाब से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार चैप्टर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझो कि अनुमान लगाया जाता है बस, क्योंकि किसी ने एवोल्यूशन को देखा नहीं है, किसी ने एवोल्यूशन को देखा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा थ्योरी दिया जाता है, हाइपोथेसिस दिया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और जब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग, तो अगर
सेम साबित हो जाता है, जो बात था वही साबित अगर हो जाता है तब हम लोग बिलीव करते हैं और चीजें आगे बढ़ाते हैं। और लेकिन वहीं पे कुछ थ्योरी ऐसा आता है जो कि साबित ना हो पाता है, जो कि सही थ्योरी ना होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड करके आगे बढ़ते हैं। तो एवोल्यूशन होता क्या है पहले ये समझेंगे, है ना। एवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले ये समझते हैं कि एवोल्यूशन होता क्या है। एकदम सुनते जाओ, ब्रेन के लाइब्रेरी में सेट कर देंगे, उसके बाद हम लिख भी देंगे। एवोल्यूशन होता है क्या है, एकदम चुपचाप सुनते जाओ। जो भी आप चेंज देख रहे हैं पेड़ पौधे और जानवरों में, लाखों सालों में जो भी आप बदलाव देखा, है ना, आपने देखा या फिर जो बदलाव हुआ है लाखों सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर में जो बदलाव हुआ है पेड़ पौधा और जानवर में, वो क्या कहलाता है बाबू, एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है। फ्लोरा जो शब्द है वो रिलेटेड होता है प्लांट से, और फाउना जो शब्द है वो रिलेटेड होता है एनिमल से। फिर से सुनो, फ्लोरा शब्द जो है, फ्लोरा FLORA, फ्लोरा, फ्लोरा है ना, फ्लोरा शब्द जो है वो रिलेटेड होता है किससे, प्लांट से, और फाउना शब्द है जो है वो रिलेटेड होता है किससे बाबू, एनिमल से। तो जो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो आप चेंज को समझ पा रहे हैं फ्लोरा और फाउना में, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जो आप चेंज को समझ पा रहे हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर में हुआ है, लाखों सालों में हुआ है, उसी चेंज को, उसी बदलाव को हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। समझ रहे हैं बात, उसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एवोल्यूशन कहते हैं। जो बदलाव, जो चेंजेस हमको देखने को मिला है पेड़ पौधे और जानवर में लाखों सालों में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एवोल्यूशन कहते हैं। और इस एवोल्यूशन के स्टडी को, यानी हिस्ट्री ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ के स्टडी को हम लोग एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। फिर से कह रहे हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, है ना, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो हमारा हिस्ट्री है लाइफ का, जीवन का जो हिस्ट्री है, कैसे हम लोग बने, इस हिस्ट्री के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर है ये बात। और एवोल्यूशन क्या होता है, जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात, जो पेड़ पौधा में, जो जानवर में जो बदलाव आया है लाखों सालों में, उसी बदलाव को हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन जो है वो नॉन लिविंग चीजों में भी हुआ है। पहले हमारे पास कीपैड फोन था, उसके बाद हाफ टच, हाफ कीपैड आया, फिर उसके बाद फुल टच आया, फिर अब एंड्रॉइड आया, स्मार्ट आया। तो धीरे धीरे अब बहुत ज्यादा क्या हुआ, इसमें भी डेवलपमेंट हुआ। तो हर जगह एवोल्यूशन हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। समझ में आया बात, हर जगह क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन। क्या नाम था, डार्विन। अकॉर्डिंग टू डार्विन, यानी डार्विन के अनुसार, वो कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो क्या है, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन है। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बाबू कि मान लो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म ने दो ऑर्गेनिज्म को बनाया, ठीक है। अब उस दो ऑर्गेनिज्म में से कोई एक ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा, मतलब रह पाएगा, और एक जो है उसका कहानी खत्म हो जाएगा। जो एक रह पाएगा वही आगे जाकर और बनाएगा, उसमें से भी कुछ रह पाएगा, है ना, और कुछ खत्म हो जाएगा। जो रह पाएगा वो आगे जाकर अडेप्ट करेगा। तुमको पता होना चाहिए कि एक ऐसा अर्थ के ऊपर टाइम गुजरा है जिसे हम लोग जोरासिक पीरियड कहते हैं। उस जोरासिक पीरियड में रेप्टाइल्स डोमिनेंट है, अभी हम लोग ना डोमिनेंट है, मतलब सबसे ज्यादा पावर अभी हम किसके पास है, ह्यूमन बीइंग के पास है ना, होमो सैपियंस के पास। लेकिन एक समय ऐसा था जिस वक्त मैमल डोमिनेंट नहीं थे, उस वक्त में रेप्टाइल्स डोमिनेंट है, यानी कि डायनासोरस का नाम सुने हो, डायनासोरस जो है वो क्या थे बाबू, उस वक्त में डोमिनेंट है, यानी कि रेप्टाइल जो है वो क्या थे बाबू, डोमिनेंट है। समझ में आया बात। उस पूरे पीरियड को हम लोग जोरासिक पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, जोरासिक पीरियड। फिर अचानक से क्या होता है, एक बहुत बड़ा मतलब सुनामी आता है या फिर एक्सप्लोजन होता है, और उसके वजह से क्या होता है, जितने भी रेप्टाइल्स है दुनिया भर में वो सब के सब क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं और एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, और जोरासिक पीरियड का जो वहां पे खात्मा हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। समझ में आ बात। तो इसीलिए सवाल उठता है कि जब जोरासिक पीरियड खत्म हो सकता है तो हम लोग का भी पीरियड खत्म हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, अभी एक तो साइंस जो हमारा सब बहुत वायरल है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कि 2038 में एक एस्ट्रोनॉट जो है वो टकराने वाला हमारे पृथ्वी से, है ना, हमारे पृथ्वी से। ये न्यूज जो है वो फेक है। 2038 वाला जो न्यूज है वो फेक न्यूज है, वो फालतू का फैलाया जा रहा है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और रिपोर्ट दिया है, वहां पे 2029 का एक रिपोर्ट है। 2029 में एक एस्ट्रोनॉट जो है वो लगभग 30,000 किलोमीटर के आसपास से, हमारे अर्थ के, ये बहुत ज्यादा नहीं होता 30,000 किलोमीटर स्पेस की बात करें तो, समझ आया बात। तो वहां 30,000 किलोमीटर के आसपास से 2029 में एक एस्ट्रोनॉट गुजरेगा, और वो एस्ट्रोनॉट जो है तुम्हारा बाबू, उस एस्ट्रोनॉट को तुम देख पाओगे अपने नेकेड आई से, अपनी छत पे जाके, आज से 5 साल के बाद, यानी 2029 में। समझ में आया बात। तो उसका टकराने का चांस लगभग बाबू 2.7% समथिंग ऐसा ही है।
क्लियर है बात। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा ये है क्या बोलते हैं पृथ्वी है वो खत्म नहीं होगा, आज ना कल इसे खत्म होना है। समझ रहे हैं बात, आज ना कल इसे खत्म होना है। फिर उसके बाद बहुत सारे रिलीजियस व्यू भी आते हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि हाँ कयामत निश्चय है। समझ रहे हैं बात, कयामत पे यकीन रखना है। और साइंस भी बहुत ज्यादा ये बात को मानता है कि हाँ एक ना एक दिन तो भाई खत्म होना है सबको, क्योंकि जब और सब पीरियड्स खत्म हो चुके हैं तो हम लोग को भी खत्म होना है। बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स चले हैं बाबू, हम तो एग्जांपल दिए जुरासिक पीरियड का, ऐसे बहुत सारे पीरियड्स चले। समझ में आया बात। हाँ तो अच्छा ये भी है कि पूरा तैयारी भी हो रहा है कि वो जो हमारे पास आने वाला एस्ट्रोनॉट उसको हम क्या कर सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉट को तोड़ने का बहुत सारा ऑप्शन भी बना है। एक ये हम एक ऐसा मिसाइल लगाएं या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें जो कि उसको ब्रेक कर दे और उसका डायरेक्शन को चेंज कर दे, इधर ना आके कहीं और चल जाए। समझ में बात, ऐसा कई सारा चीज तैयार कर रहा है, ठीक है, अलग अलग स्पेस एजेंसी। लेकिन ये सब तो बाहर का बात है और नॉलेज का बात है। आते हैं एनसीईआरटी के बुक पे। एनसीईआरटी का लाइन क्या कहता है, यहाँ तक क्लियर, पहले जहां तक बता दिए। एनसीईआरटी का लाइन कहता है बाबू तुम्हारा कि जो एवोल्यूशन जो है वो तुम्हारा पॉपुलेशन है, मतलब कि एवोल्यूशन आपको वो एक पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। समझ रहे हो, पॉपुलेशन का मतलब समझ में आता है, एक एरिया जिसमें कई सारे लोग रह रहे हैं सेम स्पीसीज के, उस स्पीसीज का वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें ईसोपुर में जितना ह्यूमन बींग्स रह रहा है तो ईसोपुर का वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। क्लियर है बात। तो पॉपुलेशन जो है वो क्या है बाबू तुम्हारा, यूनिट है एवोल्यूशन का, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हमको किस में देखने को मिलता है, पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। समझ में आया बात। दूसरा याद रखना, रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल क्या है, जैसे तुम लोग बनाते हो, तुम्हारा तो चैनल भी है कि तुम लोग मैगी बनाते हो, अलग अलग चीज बनाते हो, तो उसके लिए रॉ मटेरियल यूज करते हो ना, अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करते हो, उसी को रॉ मटेरियल कहते हैं। तो इसी तरह एवोल्यूशन का जो रॉ मटेरियल है वो है बाबू वेरिएशन। क्या है, वेरिएशन। तो दो बात याद रखना है, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन तो है वो क्या है हमारा, पॉपुलेशन है ना, और यूनिट ऑफ जो हमारा और जो हमारा रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन का वो क्या है हमारा बाबू, वेरिएशन है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो एक साइंटिस्ट है डार्विन, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इवोल्यूशन में इनका बहुत बात होगा, ठीक है, इन्होंने एक बुक दिया था। समझ आया बात, हाँ याद रखना, अब बताएंगे, नाम बताएंगे, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इनके अनुसार यानी कि डार्विन के अनुसार एवोल्यूशन में क्या हुआ भाई कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अगर दो ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसमें से कोई एक अडेप्ट करेगा और एक जो है अडेप्ट नहीं कर पाएगा। जो अडेप्ट करेगा उस एनवायरमेंट में वही आगे बढ़ेगा। समझ में आया बात। और ऐसे ही फिर और स्पीसीज बनेगा और ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसमें जो अडेप्ट करेगा वो रहेगा और जो अडेप्ट नहीं करेगा उसका खात्मा हो जाएगा। क्लियर है ये बात। उसके बाद एनसीईआरटी कहता है, बहुत ही इंटरेस्टेड लाइन है एनसीईआरटी का, सुनोगे, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है और बहुत सारा टीचर छोड़ देता है, बताता नहीं है। एनसीईआरटी कहता है कि जब आप स्टार्स को देखते हैं, जब आप तारा को देखते हैं, तब आप प्रेजेंट नहीं पास्ट देख रहे होते हैं। तब आप प्रेजेंट नहीं पास्ट देख रहे होते, यानी कि बीता हुआ कल देख रहे होते। ऐसा कहता है कि जो तारा आप चमकते हुए आज देख रहे हैं वो तारा आज नहीं चमका है, वो मिलियंस ऑफ ईयर अगो यानी लाखों साल पहले चमका है और वो हमारे आंख से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है। समझ में आया बात। जो तारा आप, है ना इंटरेस्टिंग बात, कि जो तारा आज हम लोग चमकते हुए देख रहे हैं वो लाखों साल पहले चमका है। लाखों साल पहले चमका है इसका मतलब हम पास्ट में देख रहे हैं। तो मतलब जब हम स्काई में झांकते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं बाबू, पास्ट देखते हैं। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तब हम इंस्टेंट यानी कि प्रेजेंट देखते हैं। समझ में आया बात। तो जो तारा आप आज चमकते हुए देख रहे हैं वो लाखों साल पहले चमका है और वो हमारे आंखों से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो तारों का जो डिस्टेंस होता है, स्टेलर डिस्टेंस उसे कहते हैं। तारों का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। और इस स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं लाइट ईयर में। किसमें मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। जैसे हम नॉर्मल डिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं, किलोमीटर और मीटर में। अगर हम बात करें तो नॉर्मली किसमें मेजर करते हैं कि यहाँ से उतना दूर चल जाएंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से उतना दूर चल जाएंगे तो फलाना मीटर हो जाएगा, है ना। तो जो स्टेलर डिस्टेंस होता है, तारों का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं लाइट ईयर में। किसमें मेजर करते हैं बाबू, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बस एक सवाल ये पूछेगा कि बताओ स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं बाबू, लाइट ईयर में। अब ये लाइट ईयर होता क्या है,
लाइट ईयर का मतलब समझना। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में कितना लाइट ट्रैवल करेगा। लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे ऑप्टिक्स में, लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो एक साल में कितना लाइट ट्रैवल करेगा वो कहलाएगा एक लाइट ईयर। क्या कहलाएगा बाबू? एक लाइट ईयर। तो स्टेलर जो डिस्टेंस होता है, तारों का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में मेजर करते हैं, याद रखना है ना। स्टेलर डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में, याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट आ चुका है। स्टेलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लोग लाइट ईयर में। यहां तक एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, मतलब कैसे यूनिवर्स का ऑरिजिन हुआ और कब हुआ। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, एक थ्योरी दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, पढ़ेंगे वो थ्योरी होता है क्या है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर अगो हुआ है, यानी 20 बिलियन साल पहले हुआ है। समझ आया बात? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स बना वो कब बना बाबू? 20 बिलियन ईयर अगो। और सबसे बड़ा क्या होता है? यूनिवर्स होता है। उससे छोटा क्या होता है? गैलेक्सी। और गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम आते हैं, और सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट अर्थ आता है। समझ में आया बात? तो जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कब हुआ? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ? 20 बिलियन ईयर अगो। डाटा याद रखना, डायरेक्ट सवाल आएगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ बाबू? 20 बिलियन ईयर अगो। अब जब ओरिजिन हो गया है ना, यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर अगो हो गया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है बाबू ओरिजिन ऑफ अर्थ। उसके बाद किसका ओरिजिन होता है? अर्थ का, हमारे पृथ्वी का बनना, है ना। हमारा पृथ्वी बना है, तो साइंटिस्ट कहता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो बना है 4.5 बिलियन ईयर अगो। हमारा जो पृथ्वी है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो, यानी 20 बिलियन साल पहले हमारा क्या बना? यूनिवर्स बना। और यूनिवर्स बनने के बाद क्या बना? अर्थ बना। तो अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो, याद रखना, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी जो हमारा पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे आज हम लोग रह रहे हैं, वो पृथ्वी कब आया है? 4.5 बिलियन साल पहले आया है। कितना साल पहले आया? 4.5 बिलियन साल पहले। अब पृथ्वी पहले आया होगा या पहले जीवन आया होगा? पहले पृथ्वी आया होगा, उसके बाद क्या आया होगा? जीवन आया होगा। तो पहला जो लाइफ है हमारा, है ना, लाइफ का जो ओरिजिन है वो होता है 4 बिलियन ईयर अगो, यानी 4 बिलियन साल पहले। अभी कितना डेट हम बताया है? 3 डेट। पहला डेट बताया है यूनिवर्स का, कितना था बाबू? 20 बिलियन ईयर अगो। फिर दूसरा हम बताया अर्थ का। अर्थ कब बना हमारा? 4.5 बिलियन ईयर अगो। एकदम याद करा देंगे, अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन ईयर अगो। ईयर अगो का मतलब पीछे, है ना, बिलियन साल पहले। समझ आया बात? 4.5 बिलियन साल पहले बना, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ बन गया तब क्या आया बाबू? लाइफ आया। लाइफ यानी कि जीवन आया। और जीवन जो है पृथ्वी पे आया 4 बिलियन साल पहले। कितना साल पहले? 4 बिलियन साल पहले। और अगर 4 बिलियन साल पहले को हम अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के बनने के 500 मिलियन साल बाद, है ना, पृथ्वी के बनने के 500 मिलियन साल बाद 500 मिलियन, है ना, 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन साल बाद हमारा अर्थ पे क्या आया बाबू? लाइफ आया। और दूसरे नजरिए से हम ये कह सकते हैं कि 4 बिलियन ईयर अगो जो है हमारा क्या आया? अर्थ के ऊपर पहला लाइफ आया। लाइफ आने के बाद दो तरह का लाइफ आया, एक नॉन सेल्यूलर, एक सेल्यूलर, ठीक है। लाइफ जो है वो कितने तरह का है बाबू? दो तरह का, एक नॉन सेल्यूलर लाइफ, एक सेल्यूलर लाइफ। नॉन सेल्यूलर लाइफ की अगर बात करें तो नॉन सेल्यूलर लाइफ जो है वो 3 बिलियन ईयर अगो आया। नॉन सेल्यूलर कितने पहले आया बाबू? 3 बिलियन ईयर अगो। फिर से सुनो, नॉन सेल्यूलर लाइफ जो है वो कितना साल पहले आया? 3 बिलियन ईयर अगो। ये नॉन सेल्यूलर लाइफ है क्या? नॉन सेल्यूलर लाइफ जो है बाबू, यहाँ पे जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन और तुम्हारा पॉलीसैकेराइड। याद रखना, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, ये जाइंट मॉलिक्यूल ये कब आए थे बाबू? 3 बिलियन ईयर अगो, मतलब 3 बिलियन साल पहले, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा है सेल्यूलर लाइफ। सेल्यूलर लाइफ जो है वो कब आया? 2 बिलियन ईयर अगो। सेल्यूलर लाइफ जो है वो कब आता है? 2 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 2 बिलियन साल पहले। और वहां सेल्यूलर लाइफ में पहले कौन आया? यूनिसेल्यूलर आया। और उसके बाद हमारे पास क्या आया बाबू? मल्टी सेल्यूलर आया। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला डाटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताओ कब? अर्थ कब आया? 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लाइफ कब आया? 4 बिलियन, या फिर कह लो कि 500 मिलियन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ।
उसके बाद जो नॉन सेल्यूलर है वो कब आया? 3 बिलियन ईयर अगो, है ना, 3 बिलियन साल पहले। ईयर अगो नहीं चाह रहा है तो साल पहले बोल दो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा सेल्यूलर है वो कब आया बाबू? 2 बिलियन साल पहले। कोई दिक्कत नहीं। नॉन सेल्यूलर का मतलब क्या है? नॉन सेल्यूलर का मतलब है जॉइंट मॉलिक्यूल, जैसे कि आरएनए, डीएनए नहीं बोलेंगे, डीएनए बाद में इन्वॉल्व हुआ है आरएनए से, है ना, बताए थे आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है बाद में, उस वक्त डीएनए नहीं था, उस वक्त कौन था? आरएनए था। समझ में आया बात? हाँ। उसके बाद हमारे पास सेल्यूलर लाइफ आता है 2 बिलियन ईयर अगो। वहां पे दो तरह के लाइफ देखने को मिलता है, पहला यूनिसेल्यूलर, दूसरा मल्टीसेल्यूलर। और फर्स्ट यूनिसेल्यूलर लाइफ यानी कि फर्स्ट सेल जो है वो हमको पानी में देखने को मिला था, यानी कि वाटर में देखने को मिला था। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? पूरा कहानी क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बाबू? बिग बैंग थ्योरी। क्या जितना बात बताया उसको लिख लिख के ही बता दे? ठीक है, इतना सेट है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन को। चलो कोई बात नहीं, देखो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई एवोल्यूशन। कोई बात नहीं, एकदम याद करा देंगे चैप्टर को। एवोल्यूशन जो कि बहुत टफ लगता है बहुत सारे बच्चों को। एवोल्यूशन है ना, चैप्टर का नाम क्या है? एवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू हमारे एनसीईआरटी ये चैप्टर नंबर कितना है बाबू? 7 है। क्लियर है ये बात? ये एवोल्यूशन होता क्या है? हमने क्या पढ़ा कि एवोल्यूशन है क्या भाई? टू अंडरस्टैंड चेंजेस। किसमें चेंज हम लोग देखते हैं आप बताओ? चेंजेस किसमें देखते हैं बताओ भाई? चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है और फाउना का मतलब क्या होता है? एनिमल। जो आपने बदलाव देखा है फ्लोरा और फाउना में, फ्लोरा और फाउना में मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर यानी लाखों सालों में आपने क्या बाबू जो चेंज देखा है फ्लोरा और फाउना में, फ्लोरा और फाउना में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। फ्लोरा जो है वो क्या होता है? रिलेटेड टू प्लांट होता है, और फाउना की बात करें तो ये क्या होता है? रिलेटेड टू एनिमल होता है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? फ्लोरा जो है वो किससे रिलेटेड होता है? प्लांट से, और फाउना जो है वो किससे रिलेटेड होता है? एनिमल। जो आपने चेंजेस देखा है, जो बदलाव हुआ है लाखों सालों में पेड़ पौधे और जानवरों में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। जो बदलाव हुआ है लाखों सालों में पेड़ पौधे और जानवर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है बताओ? अभी बताएं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पूरा एक ब्रांच है बाबू एवोल्यूशन का। इससे पे मास्टर पीएचडी सब होता है। यहाँ जाओगे तो मजा आएगा, तुमको अलग अलग चीज देखने को मिलेगा, नया नया चीज सीखोगे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो है वो क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो कि हमारे जो कि फॉर्म हुआ है कहाँ बाबू? हमारे अर्थ पे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया बात? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, है ना। हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो कि हमारे अर्थ पे, अर्थ का जो हमारा हिस्ट्री है लाइफ का, उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? उसके स्टडी को हम लोग एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। और एवोल्यूशन की बात करें तो वो क्या होता है बाबू? जो बदलाव हमने फ्लोरा और फाउना में देखा है, जो बदलाव हमने पेड़ पौधे और जानवर में देखा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम क्या था? नाम बता दो। अकॉर्डिंग टू डार्विन, है ना, अकॉर्डिंग टू डार्विन, यानी कि डार्विन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अनुसार जो एवोल्यूशन है वो क्या है बाबू? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है इसका समझना? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, समय के अनुसार, समय के अनुसार जिसने अपने आप में परिवर्तन किया उसी ने आगे सर्वाइव किया। समझ आया बात? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक स्पीसीज है, इस स्पीसीज ने आगे जाकर
या इस ऑर्गेनिज्म ने आगे जाकर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म ये है और एक ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है। तो इस एरा में जो आपका बाबू अच्छे से अडेप्ट कर पाया वो तो जिएगा, लेकिन जो अडेप्ट नहीं कर पाया वो नहीं जिएगा, और जो जिएगा वही आगे जाकर और ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन। क्लियर है बस, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें कि यूनिट क्या है हमारा, एवोल्यूशन का यूनिट क्या है, तो ये सब तो बता दो भाई। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है अभी बताएं, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है बताओ। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो ये क्या है बाबू, पॉपुलेशन है। ये क्या है, पॉपुलेशन है। क्लियर है ये बात। उसके बाद हमने बात किया बाबू कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब कौन ऐसा मटेरियल है जो कि एवोल्यूशन कराता है, रॉ मटेरियल एवोल्यूशन के लिए, बताओ कौन है, वेरिएशन। वेरिएशन ही रिस्पॉन्सिबल है बाबू किसके लिए, वेरिएशन ही रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। यही वेरिएशन, यही अंतर जो होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, यही अंतर क्या है, यही अंतर एवोल्यूशन करवाता है। समझ आया बात। तो रॉ मटेरियल जो है एवोल्यूशन का वो क्या है हमारा, वेरिएशन। और यूनिट ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो वो क्या है बाबू, पॉपुलेशन है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ बाबू, तुम्हारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। क्या हुआ बाबू, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एनसीईआरटी का लाइन नहीं देख रहे, एनसीईआरटी का लाइन समझा दिए है वो वाला जो तुमको हम बताएं कि जब हम लोग स्काई में देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं बाबू, पास्ट देखते हैं या प्रेजेंट देखते हैं, बताओ। पास्ट देखते हैं। जो तारा आज हम लोग चमकते हुए देख रहे हैं वो कब का है, लाखों साल पहले, यानी मिलियंस ऑफ ईयर पहले। और वो कितना दूर है हमारे आंखों से, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहां से सवाल आपके एग्जाम में आएगा और आ सकता है। स्टेलर डिस्टेंस जो होता है बाबू, इधर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन, किसमें मेजर करते हैं बाबू हम लोग, बता दो भाई। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट एयर, किसमें मेजर करते हैं, लाइट एयर में। और लाइट एयर का मतलब मैंने क्या बताया कि एक साल में कितना लाइट ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट एयर कहते हैं। क्लियर है। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना साल पुराना हुआ है बाबू, 20 बिलियन ईयर अगो, 20 बिलियन साल पहले हमारा जो यूनिवर्स है उसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। 20 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स बना। क्लियर है ये सब बात, सब याद हो गया, इसलिए तुम आराम से बैठे हुए हो और हमसे लिखवा रहे हो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो कितना साल पहले हुआ है, 20 बिलियन साल पहले हुआ है। अच्छा, यूनिवर्स बना, उसके बाद क्या बना बाबू, उसके बाद ओरिजिन हुआ किसका, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद हुआ ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि हमारा पृथ्वी बना। हमारा पृथ्वी जो है वो कब बना, 4.5 बिलियन ईयर अगो। कब बनता है बाबू, 4.5 बिलियन ईयर अगो। समझ आया बात। ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो वो कब होता है, 4.5 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद अर्थ हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जीवन आया अर्थ के ऊपर, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो कब होता है बता दो, 4 बिलियन ईयर अगो, 4 बिलियन साल पहले। और यहाँ पे जो लाइफ आता है वो दो तरह का आता है, एक होता है हमारा नॉन सेल्यूलर और दूसरा हमारा क्या होता है बाबू, सेल्यूलर होता है। एक क्या होता है, नॉन सेल्यूलर होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर लाइफ जो है वो क्या होता है भाई, हमारा नॉन सेल्यूलर लाइफ जो है वो कब आता है बाबू, 3 बिलियन ईयर अगो। 3.0 का मतलब 3 ही होता है, ठीक है। 3 बिलियन ईयर अगो यानी 3 बिलियन साल पहले। और यहाँ पे जो लाइफ है वो क्या है, वो है जाइंट मॉलिक्यूल। वो क्या है बाबू, जाइंट मॉलिक्यूल, बड़े बड़े क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल है। ये जो जाइंट मॉलिक्यूल है वो कौन कौन से हैं बता दो नाम। आरएनए, डीएनए नहीं लिखना, डीएनए बाद में आया है। आरएनए, उसके बाद प्रोटीन, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है बापू, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है और पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड होता है। क्लियर है ये बात, पॉलीसैकेराइड होता है। फिर उसके बाद सेल्यूलर की बात करें तो सेल्यूलर जो है वो कब आया बाबू, 2.0 बिलियन ईयर अगो या 2 बिलियन ईयर अगो कहो, है ना। 2 बिलियन ईयर अगो आया। और 2 बिलियन ईयर अगो में 2 बिलियन ईयर अगो में हमारे पास जो लाइफ आया वो दो तरह का आया। पहला हमारा क्या आया बाबू, यूनिसेल्यूलर, पहले क्या आया यूनिसेल्यूलर, और उसके बाद क्या आया बाबू, मल्टीसेल्यूलर। उसके बाद जो लाइफ आया वो क्या था, मल्टीसेल्यूलर लाइफ था। क्या यहाँ तक एकदम सेट है ब्रेन में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरी,
जिसके अनुसार ये माना गया है कि जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर अगो आया। ये किसके किसके अनुसार हम कह रहे हैं? ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कह रहे हैं। किसके अनुसार कह रहे हैं बाबू? बिग बैंग थ्योरी। बहुत सारा थ्योरी दिया गया है एवोल्यूशन से रिलेटेड, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो कब हुआ है? 20 बिलियन ईयर अगो। और इसी बिग बैंग थ्योरी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो, क्या होता है बिग बैंग थ्योरी समझोगे? ठीक है, देखो हुआ क्या कि सबसे पहले हमारे पास बाबू सॉलिड एंटिटी थे यहाँ बीच में। ये सॉलिड एंटिटी, सॉलिड चीज था, ठीक है। ये सॉलिड एंटिटी बढ़ते गया, ठीक है, पूरा क्या हो गया? बढ़ते गया सॉलिड एंटिटी, और बढ़ के कुछ इस तरह से बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पे डस्ट होता है। क्या होता है बाबू? डस्ट होता है। और इस डस्ट में क्या प्रेजेंट होता है? इनर्ट गैस प्रेजेंट होते हैं। इनर्ट गैस पढ़े हो? डस्ट ऑफ इनर्ट गैस। अरे नोबेल गैस जो होता है पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे डस्ट ऑफ इनर्ट गैस देखने को मिला हमको। क्या देखने को मिला बाबू? डस्ट ऑफ इनर्ट गैस देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, है ना। यहाँ पे ह्यूज यानी कि विशाल जो है गैसेस के क्लाउड थे। गैसेस का क्या था बाबू? क्लाउड था। ह्यूज गैसेस के क्या थे बाबू? क्लाउड थे। बड़े बड़े गैसेस के क्या थे बाबू? क्लाउड थे। समझ आया बात? और ये बीच में हमारे पास क्या था? सॉलिड एंटिटी है। ये क्या है बाबू? सॉलिड एंटिटी। एंटिटी, समझ आया बात? अब होता क्या है यहाँ पे? इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है इसका? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। साइज बड़ा होता है और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ह्यूज सिंगल एक्सप्लोजन होता है। सिंगल क्या होता है बाबू? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब समझ में आता है? धमाका होता है। बड़ा सा धमाका होता है, एक अचानक से ये पूरा बन ऐसे बन जाता है, ठीक है। और एक बड़ा सा धमाका होता है ऐसे, और ये पूरा फट के छोटा छोटा इस तरह से ऐसे बन जाता है। ऐसे करके बाबू छोटा छोटा क्या करता है? इस तरह से बन जाता है ना। ऐसे छोटा छोटा क्या होता है? इस तरह से बन जाता है। समझोगे? एक बड़ा सा धमाका होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बड़ा सा धमाका होता है। यहाँ पे जितना कुछ पढ़ रहे हैं ना, सब कहा जाता है, किसी को देखा नहीं है। कोई इंसान 20 बिलियन ईयर हो तो था ही नहीं था, अनुमान लगाया गया ना भाई। सब यहाँ पे कहा जाता ही है। समझ आया बात? सब यहाँ पे कहा जाता है। कोई थोड़ी था 20 बिलियन ईयर को, लाइफ ही नहीं था। समझ आया बात? जब और यूनिवर्स जब बन रहा है तो लाइफ ही नहीं था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, और जिसका एज्यूम, जिसका हाइपोथेसिस, जिसका थ्योरी सब साइंटिस्ट लोग को ठीक लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसको हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया बात? हाँ, तो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या हुआ बाबू? ये जो बड़ा सा था इसमें क्या हुआ? ह्यूज सिंगल एक्सप्लोजन हुआ। ये बड़ा सा हुआ, साइज में बड़ा हुआ और फटा। फटा तो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गया, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। क्लियर है बात? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया? बढ़ गया। इन टुकड़ों को हम लोग न्यूबुलाई कहते हैं। कौन से सुनोगे? इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू? न्यूबुलाई। और ऐसे न्यूबुलाई जो है वो मिलियंस में बने, लाखों लाखों बने। समझिए बात? मिलियंस में। याद रखना, मिलियंस बिलियंस इसमें बहुत आता है, गलती मत कर देना। न्यूबुलाई जो है ऐसे किस में बने बाबू? मिलियंस में बने। बिलियंस में न्यूबुलाई बने। मिलियंस, मिलियंस, बिलियंस मतलब करोड़। हाँ, और ज्यादा। हाँ, अरब शायद होता है। मिलियंस का मतलब 10 लाख। 1 मिलियंस बराबर 10 लाख। बिलियन बोल रहे हैं। बिलियन का नहीं पता है हमको कितना हिंदी में कितना होता है, ठीक है। लेकिन मिलियंस बिलियंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हमको लगता है अरब में होता है वो, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो न्यूबुलाई जो है तुम्हारा, न्यूबुलाई जो है वो मिलियंस में बने, यानी कि लाखों में बने, ठीक है। लाखों में तुम्हारा क्या बनता है? न्यूबुलाई बनता है। कैसे बना ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं भाई। ये क्या है बाबू? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी है। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसके अनुसार क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिंगल एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। ह्यूज का मतलब विशाल, सिंगल एक्सप्लोजन, बड़ा सा धमाका देखने को मिलता है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और इस टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूबुलाई कहते हैं। क्लियर है? इस टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? न्यूबुलाई कहते हैं। और लगभग मिलियंस ऑफ न्यूबुलाई जो है बन जाते हैं, और यही न्यूबुलाई आगे जाकर गैलेक्सी बनाता है। क्या बनाता है? गैलेक्सी बनाता है। यही न्यूबुलाई आगे जाकर क्या बनाता है बाबू? गैलेक्सी बनाता है। और जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है बाबू? मिल्की वे। और कई सारे गैलेक्सी हैं,
हमें नहीं पता है, लेकिन हमारा जो गैलेक्सी है वो कई सारा है, ठीक है। हम लोग जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका नाम क्या है बाबू? मिल्की वे। क्लियर है? हम लोग जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे। और इस गैलेक्सी के अंदर आता है सोलर सिस्टम। इस गैलेक्सी के अंदर क्या आता है बाबू? सोलर सिस्टम आता है। क्लियर है? इस गैलेक्सी के अंदर क्या आता है? सोलर सिस्टम आता है। और इस सोलर सिस्टम के अंदर क्या आता है? अर्थ आता है। इस सोलर सिस्टम के अंदर क्या आता है? अर्थ आता है, यानी कि हमारा प्लैनेट आता है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? एक बड़ा सा धमाका हुआ, उससे छोटे छोटे कई सारे न्यूबुलाई बने। यही न्यूबुलाई आगे जाकर क्या बनाता है? गैलेक्सी बनाता है। और गैलेक्सी फिर जो हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। फिर उसमें गैलेक्सी में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट प्रेजेंट है, अर्थ। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात को याद रखना कि सेंटर में, यानी कि बीच में जो है ना, टेम्परेचर जो है सेंटर में, जहाँ पे सॉलिड एंटिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। और सरफेस में जो है टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? कम होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। क्या सवाल आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। सवाल ये पूछा जा सकता है कि गैलेक्सी जो है हमारा उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। सवाल ये पूछा जा सकता है बाबू कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स कब बना? 20 बिलियन साल पहले बना। सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताओ अर्थ के कितने साल बाद फॉर्मेशन हुआ था लाइफ का? तो बोलना है 500 मिलियन। अर्थ के कितने साल बाद? 500 मिलियन। समझ में आया बात? अच्छा, उसके बाद तुमसे ये पूछा जा सकता है कि स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो स्टेलर डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं बाबू? लाइट एयर में मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो इसको मिटाते हैं हम। थोड़ा सा और पढ़ना है हम लोग को। अब देखो, कुछ एक थोड़ा सा कहानी है, उसको समझा देते हैं, ठीक है? या फिर हम डायरेक्ट समझा देते हैं, इसी में समझा देते हैं। देखो इधर बता रहे हैं, ठीक है? देखो ये हमारा जो है ना, इस तरह से हमारा अर्थ है। ये हमारा क्या है बाबू? अर्थ। अर्थ के बीच में क्या होता है? अर्थ के बीच में हमारे पास इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? और ये इस तरह से ऐसे रहता है। ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है? यहाँ पे सॉलिड एंटिटी होता है। क्या होता है बाबू? सॉलिड एंटिटी। मतलब जो चीज रह रहा है वो किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है बात? और ये क्या है बाबू? तुम्हारा सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होता है। और सॉलिड एंटिटी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। इस टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला। बाबू समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से ले लो, मजा ले लो इसका। सॉलिड एंटिटी, बहुत लोग बार बार पढ़ना चाहते हैं चैप्टर को, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो। और बहुत कोई चिड़चिड़ाता है क्योंकि समझ में नहीं आता है। जो सॉलिड एंटिटी है वो हमारा क्या है बाबू? बीच में है। और बाकी जो है हमारा क्या है? सरफेस है। तो जो सरफेस है वहां पे टेम्परेचर कम होता है और सॉलिड एंटिटी में ज्यादा होता है। तो कम और ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होता है? हमको यहाँ से क्या होता है बाबू? वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब समझ में आता है? और वॉल्केनिक इरप्शन पढ़े हो? क्लास 8, 7, 6, 5, 4, 6 तक ही है, 6 से है स्टार्ट। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना। एवोल्यूशन ऐसा कहता है कि कम से कम 600 साल लगातार बारिश हुआ है। तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है? 600 साल और लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे। और ये वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद हमारा जो अर्थ है उसका क्या बनता है? परत बनता है। अर्थ का क्या बनता है बाबू? परत बनता है। उसे हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, क्या ये हम लोग अभी का देख रहे हैं या प्रिमिटिव देख रहे हैं? मतलब पहले का देख रहे हैं? पहले का देख रहे हैं ना। ये एटमॉस्फेयर कब का है? पहले का है। तो इस एटमॉस्फेयर को हम नाम देंगे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। क्या नाम देंगे बाबू? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में समझ आया बात? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हमारे पास याद रखना, ये जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, ये एटमॉस्फेयर बाबू रेड्यूसिंग था। रेड्यूसिंग था। कैसा एटमॉस्फेयर था? रेड्यूसिंग। यही डायरेक्ट सवाल आएगा कि जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग होता है या फिर रेड्यूसिंग होता है? तो रेड्यूसिंग होता है। रेड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? रेड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास बाबू फ्री O2 एब्सेंट था, फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट था। फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास नहीं था इस वक्त।
समझ में आया बात। इस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में नहीं था। इस वक्त कई सारे गैसेस तो थे, उसका नाम लिखा हुआ आप में, जैसे CH4 था, है ना, मीथेन था, फिर तुम्हारा हाइड्रोजन गैस था, वाटर वेपर था, ये सब तो था, है ना, CO2 भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था। लेकिन O2 है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, लेकिन वो फ्री नहीं है, वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्री ऑक्सीजन उस वक्त में नहीं था, इस वजह से उस वक्त का जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो कैसा था बाबू, रेड्यूसिंग था। रेड्यूसिंग का मतलब कि उस वक्त में ऑक्सीजन एब्सेंट था। समझ में बात, उस वक्त में ऑक्सीजन नहीं था। समझ में बात। अच्छा, तो उस वक्त में जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो कैसा रिस्पायरेशन करते होंगे, एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। एनारोबिक रिस्पायरेशन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता हो। उस वक्त ऑक्सीजन एब्सेंट था, जो ऑर्गेनिज्म पहले आया होगा वो कैसा रिस्पायरेशन करता होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता होगा, क्योंकि हमारा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वो रिड्यूसिंग होता है, वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और कई सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। उस वक्त में कई सारे गैसेस थे, समझ बात, जैसे मीथेन CH4 था, H2 था, CO2 था, ऐसे वाटर वेपर था, ये सब था हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं था। इस वजह से हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं, रेड्यूसिंग कहते हैं। यही सवाल आएगा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था बाबू, रेड्यूसिंग था। रेड्यूसिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन एब्सेंट था। या फिर ये पूछेगा कि बताओ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो हमारा पुराना एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में क्या हमारे पास ऑक्सीजन था? तो नहीं था। क्या आपको ये क्लियर है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ के बाहर गैसेस के लेयर होते हैं, उन्हीं को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। अर्थ के बाहर हमारे पास क्या होता है बाबू, गैसेस के लेयर होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां बच्चों का पोल खुलता है कि 8 पढ़ा है, 7 पढ़ा है, 10 पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन हम सब कुछ बताते चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एटमॉस्फेयर क्या होता है बाबू, अर्थ के बाहर गैसेस के जो लेयर होते हैं, है ना, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रेड्यूसिंग था। रेड्यूसिंग कहने का मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट था। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखना है। और ये पता है ना कि जहां पे क्या होता है बाबू, सॉलिड एंटिटी में टेम्परेचर ज्यादा होता है और सरफेस में टेम्परेचर कम होता है। इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, यानी ज्वालामुखी फटते हैं, और अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, अर्थ के परत का फॉर्मेशन होता है। वो तो वैरी करता है कि कहाँ कहाँ पे है, कैसा है, क्या माहौल है, वो उस सब पे डिपेंड करेगा। अभी भी ज्वालामुखी बहुत जगह पे देखने को मिलता है, समझ में आया बात। पहले लेकिन बहुत लगातार ज्वालामुखी फटा करता था, लगातार बारिश हुआ करता था, 600 साल 500 आदमी उस वक्त था कहाँ? आदमी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आदमी जो है, ह्यूमन जो है वो लगभग 15,000 10,000 के लगभग होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और होमो सैपियंस आते हैं। मछली था? हाँ, मछली भी नहीं था उस वक्त में। मछली और बताएंगे ना सबकी कैसे कैसे, कब फिश आया, कब एम्फीबियंस आया, कब रिप्टाइल्स आया, कब बर्ड्स आया। देखो, पहले फिश आया, फिर उसके बाद तुम्हारा ये आता है एम्फीबियंस आता है, फिर रेप्टाइल्स आता है, फिर बर्ड्स आता है, फिर मैमल्स आता है सबसे लास्ट में हम लोग। और मैमल्स में भी फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी रामापेथिकस, ट्रायोपेथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, अलग अलग है, होमो इरेक्टस, एक हैबिलिस, होमो हैबिलिस थे, फिर निएंडरथल, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है उनका बॉडी सीधा हुआ। समझ आया बात, कैसे हम लोग, कैसे पहचान है कि जो हमारा पूर्वज और जो चिंपैंजी और गोरिल्ला और मंकी का जो पूर्वज है वो सेम है, इसका लाइनेज होगा। हम लोग लाइनेज पढ़ेंगे, समझ आया बात। हमारा पूर्वज और तुम्हारा पूर्वज सब सेम है बाबू, समझ में आया बात। क्योंकि इसका हमारे पास एविडेंस है, हम हवा में बात नहीं करते हैं। आज भी आपके पास टेल बोन पाया जाता है, रेड्यूस हो गया क्योंकि अब हमको नीड नहीं है। समझ आया बात, इसलिए वो क्या हुआ, रेड्यूस हो गया। समझ आया बात। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।